दिख रहा है शीशा। ठीक है, सब्जेक्ट साइंस, हम लोग साइंस समझने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या समझेंगे? सक्रियता श्रेणी क्या समझेंगे? जो कि बेस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी को हम लोग समझे कि पहले जो धातु हैं कौन है? धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, किसके आधार पर? क्रियाशीलता के आधार पर एक सूची बनाई गई। एक क्या की गई? धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर एक क्या बनाई गई? सूची बनाई गई। उस सूची में धातुओं की क्रियाशीलता को ध्यान में रखते हुए उन्हें अवरोही क्रम में रखा गया या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। आया समझ में? अवरोही क्रम में क्या किया गया? व्यवस्थित किया गया। और इसी सूची को हम लोग कहते हैं सक्रियता श्रेणी। तो इसमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। तो अवरोही क्रम में सबसे पहले जो धातु आया उसका नाम था पोटेशियम। क्या नाम था? पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम के बाद जो आया हुआ है सोडियम। कौन है? सोडियम। तो पोटेशियम के बाद कौन आया? सोडियम। ठीक, पहले पोटेशियम फिर सोडियम। सोडियम के बाद जो आया उसका नाम था कैल्शियम। तीसरा धातु कौन है? कैल्शियम है। कैल्शियम के बाद जो आया वह है मैग्नीशियम। कौन है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद जो आया वह है एल्युमिनियम। कौन है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद जो आया वो है फेरम। कौन है? फेरम मतलब आयरन। समझ रहे हो ना? लोहा। ठीक, इसके बाद जो आया वह है लेड। क्या है? लेड। ठीक, क्या है? लेड है। ठीक है, तो इस तरह से सारे धातुओं को जिंक आया। जिंक के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद मरकरी, तो फिर इसके बाद में कहीं सिल्वर तो कहीं सोना ना, सिल्वर यानी चांदी। फिर ठीक, फिर उसके बाद सोना। सबसे अंत में कौन है? सोना। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो पोटेशियम। कौन है? पोटेशियम। और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? गोल्ड। गोल्ड यानी सोना। ठीक, अगर हम लोग इस सक्रियता श्रेणी की सूची में अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, कहां से? ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऊपर से जब नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो धातु है उनकी क्रियाशीलता क्रमबद्ध घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। सबसे पहले सबसे अधिक, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर सबसे कम। अगर हम लोग इस सूची में अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो पता चलेगा कि जो इनकी क्रियाशीलता है वो क्या हो रही है? उसमें वृद्धि हो रही है। वो क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ठीक, अब अगर इस सक्रियता श्रेणी की अगर हमें जानकारी रहती है या इसके बारे में अच्छे ढंग से हमें पता है तो इसके कम से कम 2-3 लाभ हो सकते हैं। पहला लाभ ये है कि जब हम विस्थापन अभिक्रिया को पढ़े हैं और उस विस्थापन अभिक्रिया में जानते हैं कि कोई अधिक क्रियाशील वाला धातु कम क्रियाशील वाले धातु को विस्थापित कर देता है। तो इसमें जितने भी ऊपर है, जैसे में अगर मान लो आ गया फेरम और एल्युमिनियम, तो जो एल्युमिनियम है वो फेरम को विस्थापित कर देगा। तुम्हें एकदम कंफर्म हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर आ गया मैग्नीशियम और के साथ कौन है? कैल्शियम है, तो कैल्शियम क्या कर देगा? मैग्नीशियम को विस्थापित कर देगा। तो पहला काम कि विस्थापन अभिक्रिया के लिए ये लाभकर साबित हो जाएगा। दूसरा कि कौन अधिक क्रियाशील धातु है इसकी जानकारी भी हमें हो जाएगी, है ना? कौन किससे अधिक क्रियाशील है ये इस बात का भी हमें पता चल जाएगा। समझ में आ गया? तो सक्रियता श्रेणी क्या है? तो धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर एक सूची बनाई गई। एक क्या बनाई गई? सूची बनाई गई।
और उस सूची में धातुओं को क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया। किस क्रम में? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। कौन सा क्रम? तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया और इसी क्रम को या इसी सूची को हम लोग क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी। ठीक, तो आज तुम सक्रियता श्रेणी अच्छे से समझ गए इसमें, है ना? और अगर सक्रियता श्रेणी का क्या लाभ है या इसको क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता है कि विस्थापन अभिक्रिया के लिए हमें ये आसान हो गया। अगर इसकी जानकारी रहेगी तो विस्थापन अभिक्रिया हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। दूसरा काम कि धातुओं की क्रियाशीलता की जानकारी हमें ठीक ठीक पता चल जाएगी कि कौन सा धातु किससे कितना अधिक क्रियाशील है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक, आया समझ में? तो अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि यह जो धातु है क्या है? धातु तो किन किन अवस्थाओं में ये पाए जाते हैं? क्या यह शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं या फिर अशुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं? यदि ये अशुद्ध अवस्था में, अगर शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं तो कोई बात ही नहीं, तब तो कुछ किसी प्रकार का निष्कर्षण करना, किसी प्रकार का शुद्धिकरण करना, उसका तो फिर मतलब ही नहीं। जब शुद्ध है तो फिर उसमें शुद्धिकरण क्या करना। लेकिन अगर अशुद्ध रूप में पाए जाते होंगे तो जरूर इनका शुद्धिकरण होगा। समझ में आ गया? लेकिन इसमें से जो अधिकांश धातुएं हैं निश्चित रूप से उनका शुद्धिकरण होता है क्योंकि वो अशुद्ध रूप में ही पाए जाते हैं। समझ में आ गया? अब हम लोग आगे समझेंगे थोड़ा खनिज के बारे में, अयस्क के बारे में, कि जिन जो खनिज है जानते ही हो समांतर रूप से कि जो पृथ्वी के अंदर से जो धातुएं पाई जाती हैं, है ना, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। लेकिन वे खनिज जिनका हम शुद्धिकरण बहुत कम लागत में और सरलता से कर लेते हैं उसको ही अयस्क कहते हैं। समझ में क्या? उसको क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। यानी सभी अयस्क खनिज नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। समझ में आ गया? लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक, आया समझ में? तो हम थोड़ा सा अब ये समझेंगे कि इसमें जो अधिक क्रियाशील धातु है अगर वो अशुद्ध रूप में पाया गया है तो उसका शुद्धिकरण कैसे होगा? कठिनाई से होता है या फिर सुगमता पूर्व ही समाप्त हो जाता है? फिर जो मध्य वर्ग में जो धातु मौजूद है उनका शुद्धिकरण कैसे होगा? और जो नीचे धातु उपस्थित है ठीक है। तो इन सभी धातुओं के बारे में हम अच्छे से कल जानेंगे। यहाँ तक तुम लोग विषय में अपना ठीक कल आगे समझेंगे।